हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की परिचर्चा के साथ साथ हम ये देखेंगे कि बुद्ध धर्म में विभिन्न समय काल में बुद्ध की मृत्यु के समय से लेकर आगामी 500 सालों में लगभग 4 बौद्ध प्रमुख समितियां बनाई गई। इन प्रमुख बौद्ध समितियों या संगीतियों या की क्या भूमिका रही, इनमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुए एवं ये कब कब बनी, इस विषय में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो लेक्चर के अंत में परिचर्चा करेंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बुद्ध के बाद भी गुप्त काल तक कैसे हुआ। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि 483 ईसा पूर्व में किस तरीके से बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। फिर हम ये देखेंगे कि सम्राट अशोक के समय किस तरीके से कालाशोक के समय किस तरीके से बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। फिर हम ये देखेंगे कि सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। और हम ये देखेंगे कि कुषाण शासक कनिष्क के समय बुद्ध संगीति का आयोजन कैसे किया गया। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया गया। आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद अलग अलग विषयों पर विवादों को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रकार की बौद्ध संगीतियां एक तरह की सभाएं थी, जो जटिल और गूढ़ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती थी। इनमें भारतीय इतिहास में अब तक ज्ञात 4 प्रमुख बौद्ध संगीति या 4 प्रमुख बैठकें हुई, जिनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय के एवं चतुर्थ के नाम से जानते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन राजगृह वर्तमान पटना के निकट 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसे मगध सम्राट जो हर्यक वंश के अजात शत्रु था उसके द्वारा आयोजित किया गया। प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे महाकश्यप। यह सम्मेलन पाली भाषा में संपन्न हुआ। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन तो किया गया, लेकिन इसमें मतों को लेकर बंटवारा नहीं था, अर्थात बौद्ध धर्म में किसी तरह के कोई विभाजन की बात नहीं थी। सभी प्रकार के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और विवादों का यहाँ पर पूर्णतः 100% समाधान किया गया। और यह एक तरीके से सफल बौद्ध सभा या सफल बौद्ध वार्ता के रूप में जानी जाती है। द्वितीय बौद्ध सभा या द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन वैशाली में बिहार में 383 ईसा पूर्व में अर्थात बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद किया गया। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन मगध सम्राट कालाशोक वंश शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में किया गया। द्वितीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष सर्वकामी थे और यह सम्मेलन पाली भाषा में ही संपन्न हुआ। द्वितीय सभा के दौरान बुद्ध धर्म में स्थिरवादी एवं महासांगिक में विभाजन हो गया। स्थिरवादी कठोर धर्म का पालन करना चाहते थे, जबकि महासांगिक बदलते हुए समय के अनुसार उदारवादी होना चाहते थे। वस्तुतः 10 शील नियमों को लेकर इन बौद्ध संगठनों के बीच में विभाजन हुआ, जिसे जो बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहते थे वे कहलाए स्थिरवादी, एवं जो वर्तमान जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन के पक्षधर थे वे महासांगिक कहलाए। और इस तरीके से द्वितीय बौद्ध सभा जो 383 ईसा पूर्व में हुई, वह विभिन्न प्रकार के नए तत्वों के समावेशन के विषय पर विभाजित नजर आती है। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बुलाई गई। हालांकि कुछ विद्वान इसे 249 ईसा पूर्व में भी मानते हैं। तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। यह सम्मेलन भी पाली भाषा में संपन्न हुआ। हालांकि तृतीय बौद्ध समाज में विवाद तो था, लेकिन विवाद खुलकर भी सामने नहीं आया। इस तरीके से कोई बड़ा विभाजन हमें तृतीय बौद्ध सभा में बौद्ध संगठन के अंदर नजर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध दर्शन के ऊपर या बुद्ध के विचारों एवं शिक्षाओं के ऊपर चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 95 एडी में कुंडवन
में जम्मू कश्मीर में किया गया। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन भी पाली के अलावा संस्कृत भाषा का भी यहाँ उपयोग नजर आता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने एवं इस सम्मेलन के उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। चतुर्थ बुद्ध सभा में बुद्ध धर्म को दो भागों में हम देखते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय का बुद्ध की कठोर शिक्षाओं में या बुद्ध की मूल शिक्षाओं में ही विशिष्ट ध्यान रहा, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर के रूप में या बुद्ध को मंदिर के रूप में स्थापित करने के ऊपर सहमत थे। इस तरीके से हीनयान कठोर शर्तों के ऊपर जीवन यापन करते थे और महायान वर्तमान जरूरतों के हिसाब से धर्म में परिवर्तन करने वाले पक्षधर बौद्ध भिक्षु थे। और चतुर्थ बौद्ध संहिता के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता हुआ नजर आता है, हीनयान एवं महायान के अंदर। बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रसार बहुत तेजी से हुआ। इसे हम विभिन्न शासन काल की अवधियों के दौरान देख सकते हैं। मध्यम मार्गी दर्शन था एवं प्रासंगिक शिक्षा के कारण बुद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर विभिन्न देशों में हुआ। विभिन्न शासकों के काल में इसके विस्तार की झलक हमें दिखाई देती है। बुद्ध के काल में बुद्ध धर्म का प्रसार केवल हम जानते हैं कि मगध और गंगा घाटी के निकटवर्ती क्षेत्र में ही हमें नजर आता है। मौर्य काल में इसका विस्तार वर्तमान श्रीलंका, म्यांमार व नेपाल तक नजर आता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि मौर्य काल में मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म नीति का अनुसरण किया, जो वस्तुतः बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। एवं इस काल में बुद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण मिला एवं बुद्ध धर्म का न केवल भारत में अपितु भारत की सीमाओं के बाहर निकटवर्ती देशों में बड़े स्तर पर विस्तार हुआ और इस विस्तार में व्यापारियों की भूमिका भी रही। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के शासन काल में बुद्ध धर्म मध्य एशिया में, तिब्बत में, चीन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसार हुआ। वस्तुतः मौर्योत्तर काल को हम इतिहास में व्यापार, वाणिज्य एवं समृद्धि के युग के रूप में जानते हैं, जहां व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार न केवल मध्य एशिया में बल्कि दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में हुआ। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यापारियों ने एवं व्यापार कार्य में लगे हुए विभिन्न व्यक्तियों ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और इन्हीं रास्तों से होकर बौद्ध भिक्षु भी गए, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया के विभिन्न देशों में, चीन में एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम आदि में किया। गुप्त काल में प्रसार, हर्ष के शासन काल में इसका प्रसार जापान व कोरिया तक पहुंच गया था। गुप्त काल के बाद बौद्ध धर्म के प्रसार में गिरावट आने लगी। पूर्व मध्यकाल के आते आते इसका लगभग पतन भी हमें नजर आता है। बुद्ध धर्म ने वस्तुतः भाषा साहित्य के विकास के साथ ही कला, स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हम जानते हैं। इसके अलावा इसने सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा, विश्व शांति का संदेश दिया और इस बौद्ध धर्म ने भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाई। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि बौद्ध धर्म किस तरीके से विभिन्न सभाओं के माध्यम से बुद्ध के बाद संचालित हुआ और इन सभाओं या बैठकों में 4 सभा महत्वपूर्ण थी। 4 सभाओं में विभिन्न प्रकार के निर्णय हुए और अंतिम सभा जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, उसमें बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। हमने देखा कि सम्राट अशोक के शासनकाल में किस तरीके से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। फिर हमने देखा कि किस तरीके से मौर्योत्तर काल में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने स्वयं के प्रयासों से एवं व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। फिर हम यह भी देखते हैं कि गुप्त काल में भी ये बना रहा, लेकिन गुप्तोत्तर काल के बाद में भारत में इस धर्म का तेजी से पतन हुआ या तेजी से सिमटता चला गया एवं नाम मात्र की जगहों पर बचा। और लेकिन यह भी सत्य है कि उसी कालखंड में भारत के बाहर या भारत के निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह धर्म बहुत अधिक विकसित हुआ और तेजी से गति करता चला गया। थैंक यू।